Welcome to the JV Academy. Our preparations for the NTS exams, especially I'm here Pratima for the social science preparations. आपको पता है बेटा कि जैसे सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल हमें चांस देना चाहिए और इक्वल ही हमें उनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सोशल साइंस में हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं, और 4th होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन एनटीएससी के एग्ज़ाम्स में जो सबसे ज़्यादा सिलेबस है वो सिलेबस जो होता है, वैसे इक्वली आते हैं सब में, पर सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो हमने ये देखा, अगर आपने मार्किंग स्कीम देखी हो तो उसमें 40 मार्क्स साइंस के लिए हैं, 40 ही मार्क्स सोशल साइंस के लिए है और 20 मार्क्स मैथ्स के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वल टाइम देना है सभी सब्जेक्ट्स को, ताकि आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरफ सारा ध्यान, क्योंकि आपको अगर आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम तो आपको इक्वल मार्क्स, यानी कि एक जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, वो आपके पास आना चाहिए। उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन, टाइम और मेहनत पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री से, मैं हिस्ट्री से अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगी, और मैं साथ में ये भी चाहूँगी कि जब आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू, ओके। अब हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री की। हिस्ट्री बच्चे उसको मिस्ट्री की तरह लेते हैं, वो सोचते हैं हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री हैज़ स्टोरी, क्यों पढ़ें हम दूसरों की स्टोरी। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर, ठीक है बेटा। मुग़ल एम्पायर, जैसा कि आपको पता होगा, मुग़ल एम्पायर जो सबसे पहले इंडिया में आया, क्योंकि 1526 से लेके 1857 तक बेसिकली मुग़ल एम्पायर इंडिया में रहा, जिसको हम अगर मान के चले तो 321 ईयर्स का टाइम पीरियड इसने इंडिया में रूल किया, ठीक है। 321 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें 1526 से लेके 1857 तक। लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड होने के बाद भी इसमें जो मुगल्स थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। एक जो था वो हमारा अर्ली मुगल्स थे, जो 6 मुगल्स थे जो स्टार्टिंग में आए, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, वो स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में स्पेशली। तो अगर हम बात करें कि हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू केम इन इंडिया, और अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या अचीवमेंट थी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मुगल के साथ, और फर्स्ट मुगल थे बाबर, ठीक है। बाबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 टू 1530, ठीक है, 1526 टू 1530। बाबर बेसिकली वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे उज्बेकिस्तान से। अब उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था एक जागीरदार के घर में, ठीक है। उस जगह का नाम था फिरांगना, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न। अब हमें
सबसे पहले देखना है कि हमें याद क्या क्या करना है मुगल्स के बारे में, या हमें मुगल एम्पायर से रिलेटेड एनटीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, जैसा आपने सुना है, आपको पता भी है कि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सारे क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप हिस्ट्री के जो मेन इवेंट्स हैं उनको याद रखिए। तो अगर हम इवेंट्स की बात करें, एक एक हम मुगल एम्परर की अगर बात करें, तो हम सबसे पहले बाबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाबर का हम बर्थ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बर्थ की बात कर रहे हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ। ही वॉज बॉर्न इन फिरांगना, जो मैंने आपको बता दिया 1483, ठीक, 1483 फिरांगना। आज के टाइम पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, सॉरी सेंट्रल एशिया का पार्ट है। उसके बाद अब हम बर्थ की बात हो गई, ठीक है। तो आपको एक ईयर याद करना है बर्थ, दैट इज द फर्स्ट मुगल रूरल, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इनके, नेचुरल सी बात है, अब हमें इनके पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स में सबसे पहले हम फादर की बात करेंगे, हु वॉज द फादर, ठीक है। तो हु वॉज द फादर ऑफ बाबर, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये रिकॉर्ड्स में उमर मिर्जा शेख भी मिलेगा। तो फादर्स नेम वाज उमर मिर्जा शेख, ठीक है। तो उमर मिर्जा शेख, ये हो गया उनके फादर का नेम। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फादर एंड अदर देन हु वॉज द मदर ऑफ बाबर। तो अब हमें मदर का नाम पता होना चाहिए। मदर, उनकी मदर का क्या नाम था, उनकी मदर का जो नाम था दैट वॉज निगार खानम, ठीक है बेटा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आ सकता है कि बर्थ के बाद फादर, फादर के बाद मदर, ठीक है। क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा अगला फैमिली मेंबर उनके साथ कौन आता है, उनकी वाइफ। अब आप सबको पता है कि जो वाइफ है, फादर और मदर तो सबके एक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वाइफ जो थे राजाओं की कई वाइफ्स होती थी, लेकिन उनमें से एक जो वाइफ होती थी मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत थी जो राजा के काफ़ी क्लोज होती थी। जैसे अगर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि वो महारानी होती थी, वो ही खास होती थी, या फिर ज़्यादातर जिनके बच्चों को नेक्स्ट सक्सेसर बनाया जाता था। तो अगर हम बाबर की वाइफ का क्या नाम लें तो शी वॉज माहम बेगम, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब जो सबसे मेन बात आती है हमारे लिए, जो सबसे मेन बात होती है वो क्या होता है कि ये तो इनकी लाइफ की जो मेन है, इनकी पर्सनल लाइफ से चीज़ें जो है, अगर हम बोलें कि अगर वो राजा थे, वो मुगल एम्पायर थे, तो क्या क्या अचीवमेंट्स रही उनके लिए। तो एक राजा के लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो होता है उसके लिए वॉर, बैटल्स का होना। तो इसलिए आपको हर राजा की लाइफ के बारे में जब आप सीखने वाले हो तो उसमें आपको उसके बैटल्स, उसके अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर नोट करना है। तो अब हम बात करें बाबर ने जो जो बैटल्स लड़ी, बैटल्स फॉट बाय द बाबर, ठीक है। पहला बैटल इन 1526 ही फॉट
in Panipat. So the first battle of Panipat. अब ईयर कौन सा है? दैट वाज 1526. ठीक है, आपको बैटल ऑफ पानीपत याद रखना है. ज़्यादातर पहला बैटल जो बाबर ने इंडिया में लड़ा उसके बारे में ये क्वेश्चन आता है. ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड इट वाज फॉट इन 1526. किसके साथ लड़ा ये आपको और पता होना चाहिए. विद इब्राहिम लोदी. ठीक है, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ. इब्राहिम लोदी. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बैटल की, बैटल ऑफ खानवा. क्या है ये? खानवा. खानवा, बैटल ऑफ खानवा. बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा गया. ठीक है, हिस्ट्री इसके बारे में बहुत बातें नहीं करता है क्योंकि इसका इतना बड़ा रोल नहीं, क्योंकि राजा है, राजा को वॉर करना उसकी फितरत है, उसका एम्बिशन है, वो चाहता है कि वो अपनी किंगडम को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करे, इसलिए उसने बैटल लड़ी. ठीक है, नेक्स्ट एक और बैटल उसने लड़ी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा. घाघरा आपको पता है इंडिया में नेपाल की तरफ से आने वाली एक नदी का नाम है. सो उस एरिया में जो बैटल लड़ी गई उसको बैटल ऑफ घाघरा बोलते हैं और ये लड़ा गया 1528 में. ठीक है, 1528 में लड़ा गया. उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा गया 1528 में. उसके बाद एक और बैटल लड़ी गई, उसको बोलते हैं घाघरा 1529. सो ये 4 बैटल्स लड़ी गई बाबर के थ्रू. उनमें से अगर हम बात करें जो बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये जरूर याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इब्राहिम लोदी के थ्रू लड़ी गई 1526 में. जैसे ही वो इंडिया में आया उसने आक्रमण किया, तो उससे पहले वो काबुल के रास्ते होते हुए आया था. आपको पता याद होगा कि पाकिस्तान तब तक हमारे देश का ही हिस्सा था, इसलिए वहाँ से वो एंटर करके उसने यहाँ पे इब्राहिम लोदी का शासन था, तब उसने सबसे पहले इब्राहिम लोदी ने उसको रोकने की कोशिश की और उसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि उसकी डेथ कब हुई. तो उसकी डेथ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे 1530 का मतलब ये है कि बैटल ऑफ घाघरा के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया और उसकी जो डेथ है वो 1530 में हो गई. ठीक है, तो ये इसकी लाइफ की अचीवमेंट्स के बारे में. लेकिन कुछ और बातें भी आपको बाबर के बारे में पता होना चाहिए. उनमें जो सबसे ज़्यादा है, बाबर ने पहली बार 2 चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस की. उसके आने से पहले इंडिया में जो युद्ध था वो तीर धनुष और भालों से लड़ा जाता था. ठीक है, तो जब बाबर इंडिया में आया वो अपने साथ 2 मेन चीज़ें लेके आया इंडिया में, जिसे उसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. उसको हम बोलते हैं गन पाउडर. गन पाउडर का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? गन पाउडर का मतलब होता है बारूद. तो पहली बार बारूद जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला बाबर ही था इंडिया में. उसके अलावा एक और चीज, दैट वाज कॉल्ड द आर्टिलरी. आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? आर्टिलरी का मतलब होता है तोपें. उससे पहले तोपें, क्योंकि तोपों का इस्तेमाल भी बाबर ने किया. ठीक है,
रेंज बहुत दूर तक होती है, वो मारा जा सकता है आसानी से। सो आर्टिलरी का इंट्रोडक्शन और गन पाउडर का यूज़ पहली बार बाबर ने इंडिया में किया था। ठीक है, तो ये इसकी एक अचीवमेंट, ये अचीवमेंट्स हो गई। और आप जो बहुत मेन चीज़ है आपको ये याद रखना है कि बाबरी मस्जिद का बनवाना उसी के काल से शुरू हो गया था। ठीक है, उसने सबसे जो मेन बात सोची, कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन, क्योंकि आपको पता है भारत हिंदुओं का देश था, तो जब वो यहाँ पे आया, उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत पे, तो उसने जो काम किया है यहाँ पे बाबरी मस्जिद का बनवाने का, अभी तक भी बहुत सारे हमारे हिस्से हैं, उनमें उसने 3 बनवाए थे जो हम बात कर सकते हैं। एक तो उसने बनवाया, आपको पता है, अयोध्या में। ठीक है, दूसरा उसने बनवाया बनारस में, और तीसरा उसने बनवाया, अगर हम बात करें तो तीसरा उसने बनवाया था मथुरा में। ठीक है, तो 3 उसने ये बाबरी मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसके बाद भी बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं बनाई गई बाबरी मस्जिद। बाबर ने खुद नहीं बनाया, लेकिन उसने अपने फॉलोअर्स को, अपने जो उसके लोग थे उससे उसने अपने, क्योंकि हर राजा चाहता है कि हिस्ट्री उसको किसी न किसी रूप में याद करे, और उस याद करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद करनी है, वो हमें याद करनी है ऑटोबायोग्राफीज। क्या रोल होता है ऑटोबायोग्राफी का? ऑटोबायोग्राफी का रोल ये होता है बेटा कि अगर ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी तो आज हमें कैसे पता चलता? उस युग का ना तो कोई आज प्रेजेंट है, हमें कौन बताएगा? तो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री की जानकारी के लिए हमें उन एविडेंसेस को पढ़ना पड़ता है, हमें उन्हें देखना पड़ता है। तो उस टाइम उसकी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी, हर राजा अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखता था। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, यानी कि जब लोग खुद लिखते हैं, या उनके कोर्टियर्स लिखते थे, या उनका कोई भाई बहन इस टाइप की कोई लोग लिखते थे। तो जो बाबर है उसकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसको बोलते हैं तुजुके बाबरी। ठीक है, अब तुजुके बाबरी टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि वो टर्की से आया था, उसको लैंग्वेज तो टर्की आती थी। तो इसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम रखा गया बाबरनामा। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में था? पर्शियन में था। और तुजुके बाबरी ये किस में था? ये टर्किश लैंग्वेज में था। ठीक है, तो ये हो गई उसकी ऑटोबायोग्राफी। अब डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हमें टॉम्ब का भी ध्यान रखना है कि क्योंकि मुस्लिम जो राजा होते हैं या कुछ धर्म में आपको पता है कि बॉडी को बरीड किया जाता है, उनका मकबरा बनाया जाता है, उसको बोला जाता है टॉम्ब। तो जो बाबर था उसके टॉम्ब को बनाया गया आराम बाग आगरा में। टॉम्ब कहाँ पे बनाया गया? ठीक है बेटा, आराम बाग आगरा में। ठीक है, आगरा अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने पढ़ा उसकी ऑटोबायोग्राफी को, तुजुके बाबरी को, बाबरनामा को पढ़ा, तो लोगों को ये पता चला कि कहीं ना कहीं बाबर की अंतिम इच्छा ये थी कि उसकी बॉडी को उसके देश में दफनाया जाए जहाँ वो पला बढ़ा था या जहाँ पे उसका जीवन बीता था, बचपन बीता था। इसलिए उसने क्या किया, उसके चाहने वालों ने आराम बाग से उसकी बॉडी को निकाल के, उसकी बॉडी के पार्ट जो भी बचे होंगे उसको निकाल के उन्होंने उसे काबुल में दफना दिया। काबुल जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब अफगानिस्तान में उसको दबा दिया। इसीलिए अक्सर एनटीएससी में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसकी बॉडी को ट्वाइसली बरेड, दैट वाज बाबर। ठीक है, तो ये था बाबर के बारे में। अब हम करेंगे नेक्स्ट
मुगल एम्परर के बारे में, पर मैं उससे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक से समझ आ रहा है? अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है या कोई भी आप इसके ऊपर अपना कमेंट डालना चाहते हैं, प्लीज़ आप डालिए। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक का बटन तो बनता है ना बेटा। फिर नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट एम्परर की बात करें तो वो हमारा एम्परर था, कौन था? हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1530 से लेके 1540 एंड देन 1555 से लेके 1556। अब आप सोचेंगे ये 2 बार क्यों हुआ, ठीक है। बाबर का तो एक ही टाइम पीरियड लिखा गया, इस 2 बार क्यों लिखा जा रहा है? I'll tell you later कि क्या है बेसिक रीज़न इसका। ये 2 बार राजा बना, तो हम सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द बर्थ, ठीक है। बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, द बर्थ ऑफ एनी एम्परर और जो भी है। सो उसका बर्थ था 1508 में, ठीक। 1508 में उसका जन्म काबुल में हुआ, ठीक है, काबुल। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर, अब फादर कौन है अपने आप आपको क्लियर होता जा रहा होगा, नेचुरल सी बात है, किसके एंसेस्टर है ये, बाबर के। तो फादर वाज बाबर, बाबर। मदर, हु वाज मदर? मदर वाज, कौन थी भाई मदर, आप बताइए कौन हुई? माहम बेगम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मदर की बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट आता है वाइफ। वाइफ कौन है? तो अगर हम वाइफ की बात करें तो हुमायूं की वाइफ का जो नाम था वो था हमीदा बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, क्लियर है बेटा सबको? हमीदा बानो बेगम। अब नेक्स्ट सेम वही चीज़ें, द मेन अचीवमेंट बाय अ एम्परर। अब क्या होता है वो अचीवमेंट, दैट इज द बैटल्स, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बैटल से पहले मैं चाहूँगी उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात कर देते हैं। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था हुमायूं नामा। and written by गुलबदन बेगम। मैं आपको इसलिए पहले ही ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रही हूँ क्योंकि इनको लिखने वाली इनकी सिस्टर थी, ठीक है। अब मैं रीज़न बताऊंगी कि इनकी सिस्टर ने क्यों लिखा इसके बारे में, ठीक है। उससे पहले हम आपके उस क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहती हूँ मैं कि 1530 से 40 और फिर 1555 से 56 यानी कि 1530 to 40 एंड देन 1555 to 56 वाई दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो आपने ये मेन चीज़ें आपने याद कर ली कि फादर बर्थ 1508 में काबुल में हुआ, फादर वॉज बाबर, मदर वॉज माहम बेगम, वाइफ वॉज हमीदा बानो बेगम एंड हुमायूं's autobiography is known as Humayunama, that is written by गुलबदन बेगम, his sister। अब हम बात कर रहे हैं बैटल्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैटल। तो जो बैटल हुमायूं ने लड़ी वो थी
1539 में उन्होंने एक बैटल लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा। चौसा प्रेजेंट टाइम में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स के पास एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, पर उस टाइम ये बहुत बड़ा किंगडम था। तो बैटल ऑफ चौसा, इस बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं वॉज डिफीटेड। ही वॉज डिफीटेड, जीता नहीं था, हार गया था, आपको याद रखना है। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, शेर शाह सूरी। एक और बैटल की बात करते हैं, दैट इज बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज, इट वॉज फॉट इन 1540, ठीक है, 1540 में। और ये जो बेटा, जब हम दूसरे बैटल की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉट बाय हुमायूं एंड इट वाज आल्सो ही लॉस्ट दिस बैटल। फिर से वो हार गया, और ये बैटल हारने के बाद, और फिर से ये किससे हारते हैं? शेर शाह सूरी से। जब शेर शाह सूरी से वो 2 वॉर हार गए, तो उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि अब उन्हें अपने वतन लौट जाना चाहिए। वो जहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे? वो काबुल से आए थे, तो वो वापस काबुल चले गए। जब वो काबुल गए और काबुल जाके वो आराम से वहाँ पे रहने लगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था शेर शाह एक अफ़गान रूलर था। वो मुग़ल रूलर तो नहीं था, लेकिन वो भी एक इस्लामिक रूलर था, अफ़गान रूलर था। तो उसने, जब वो हार गया हुमायूं, और जब वो अपने यहाँ चला गया, तो जो आपकी क्यूरियोसिटी थी अब शांत हो गई। 40 के बाद शेर शाह सूरी के कंट्रोल में सारा वो एम्पायर आ गया, और उसके बाद वो रूल करने लगा। लेकिन क्या हुआ, 1445 में अचानक से शेर शाह सूरी की हो गई डेथ, ठीक है। 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो गई। शेर शाह सूरी, ही वॉज डाइड इन 1545। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके एंसेस्टर्स इसको चलाते रहे। इसका रियल नेम, शेर शाह सूरी का जो रियल नेम था वो था फरीद, ठीक है, फरीद नाम था इसका। तो जो शेर शाह था, उसने हुमायूं को हराया, और उसने 1540 से लेके 55 तक उसने राज किया। 45 में इसकी डेथ हो जाती है, पर इसकी डायनेस्टीज जो सक्सेसर्स थे वो इस पे रूल करते रहे। समहाउ, आपको पता है, सब पता लगा के रखते हैं, ये बात कैसे भी हुमायूं तक पहुंची कि शेर शाह की डेथ हो गई है। अब उसको शेर शाह से डर लगता था, क्योंकि वो 2 बैटल हरा चुका था। इसीलिए जैसे ही उसको ये खबर मिली कि शेर शाह मर चुका है, हुमायूं ने सोचा क्यों ना वो वापस यहाँ पे आए और फिर से अपना साम्राज्य, किंगडम स्प्रेड करे, ठीक है। वो फिर से वापस आया, और उसने क्या किया, यहाँ पे आके 1555 में उसने फिर से अपने आप को स्टैब्लिश किया 1556 तक, ठीक है। 1556 तक दोबारा से हुमायूं अपना रूल करना स्टार्ट करता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो यहाँ पे आता है, ठीक है, अपना किंगडम स्टैब्लिश भी कर लिया, लेकिन अचानक से रहने लगा। और एक दिन वो ओल्ड फोर्ट, दैट इज़ फेमस इन दिल्ली, वो दिल्ली में गया, और ओल्ड फोर्ट में वहाँ पे जाके रहने लगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में गया, और सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर स्लिप हो गया,
और वो गिर गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, तो 1556 में ही वॉज डाइड। तो उसकी अगर हम डेथ की बात करें 1556, ठीक है। तो रूल 1 साल सिर्फ, किस्मत ने उसको दूसरी बार राजा तो बनाया लेकिन बहुत लंबा टाइम उसको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया। अब उसकी जो डेथ हो गई तो क्या हुआ कि ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी कि किसी वॉर में लड़ाई नहीं हुई, कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि वो सीढ़ियों से गिर के मरा। इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसकी डेथ सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी, तो वो था हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं की जो स्टोरी है ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ा सा आपको शेरशाह सूरी के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है शेरशाह सूरी के बारे में। सबसे पहले उसने 2 बैटल जो उसने हुमायूं को हराया, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, वो अभी हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ चौसा जो उसने हुमायूं को हराया और यहाँ पे अपनी किंगडम को स्टैब्लिश किया। उसके अलावा जो उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो अचीवमेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा जीटी रोड के बारे में। आज भी है ये रोड, अगर आप देखेंगे सबसे पुराना उसने जीटी रोड, फुल फॉर्म ऑफ जीटी रोड इज ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो कई बार आता है कि जीटी रोड को किसने बनवाया था, तो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके बनवाने के पीछे जैसे आजकल हाईवेज बनते हैं ना बेटा, उस टाइम भी ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो ईजिली अपनी किंगडम को स्प्रेड कर सके, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। पेशावर तक बनाया गया था क्योंकि अब पेशावर इंडिया का पार्ट नहीं है, इसलिए इंडिया में इसका हम अगर बात करें तो कश्मीर के कुछ हिस्सों तक है और हमारे वेस्ट बंगाल से माना जाता है, अदरवाइज वो बांग्लादेश से लेके और पाकिस्तान के पेशावर तक बनाया गया था, ठीक है, जीटी रोड। दूसरा उसका जो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो जो अचीवमेंट था दैट इज द रुपया। इंट्रोड्यूस उसने किया रुपया, रुपया, ठीक है। रुपया को इंट्रोड्यूस किया उसने जो सिल्वर में था। और आज जो हमारे इंडिया में करेंसी फेमस है रुपए, है ना, रुपीज़, वो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यहीं से आया था। दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय द शेरशाह सूरी। तो रुपया सिल्वर में। उसके बाद उसने एक और चीज़ करवाई, दाम, दाम, ठीक है। और ये जो दाम था ये कॉपर में उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कॉपर में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इसके 2 अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद इसके बारे में एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया, इसका बचपन का नाम फरीद था। इसने 2 बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ, और छोटी मोटी बहुत लड़े थे, लेकिन जो मेन होता है हिस्ट्री उसके बारे में पूछती है। तो बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज जिसमें उसने हुमायूं को हराया। फरीद उसका नाम था। जीटी रोड का बनवाया उसने, रुपया और दाम का इंट्रोडक्शन करवाया। अब हमारे साथ एक और जो क्वेश्चन इसकी से रिलेटेड आएगा वो आएगा टॉम्ब, कि इसका टॉम्ब मकबरा कहाँ पे है। इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में। इतना आपको जानना मोर देन सफिशेंट, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है वो कौन था और उसने क्या क्या बनवाया। क्योंकि शेरशाह सूरी का थोड़ा सा रोल इसलिए आता है हमारे हिस्ट्री में ज़्यादा क्योंकि उसने हुमायूं को हराया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मुगल एम्परर की। तो जब भी अगर आप चाहें तो इसके आगे की जो सीक्वेंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आया भी होगा तो एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं आप लोगों से। तो बच्चों कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you. Have a nice day.